नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मैं बिजी हूं। भारत सरकार हमको पैसा नहीं देता है तो जीएसटी 18% लगती है, 9% राज्य को मिलती है। सरोज पांडे से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से मांग करें कि पूरे देश भर में 9% छूट करा दी जाए। बात है भाई, देखो मैं इतनी सारी योजना बताया, कहां से पैसा आता है? टैक्स में पैसा। भारत सरकार हमको वैसे भी पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है। तो इसमें जीएसटी 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार को जाता है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूंगा वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में 9% तो कम से छूट करा दें। और दूसरी बात, पिक्चर देखने की बात, उस समय आपको याद होगा, आप सब गए थे मेरे साथ, कश्मीर फाइल। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने। विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो। मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया। पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए। नहीं थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। ठीक बात बोल रहा हूं? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूं, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दे। ये क्या, कौन सा है? हाँ, तो उसको रमन सिंह को जरूर ले जाए, निमंत्रण देके और पूरे परिवार को दिखाए पिक्चर। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में प्रेस नोट जारी नहीं करती, किसी घर में कितना पैसा मिला ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की हम सेवा करते हैं। घर में कितना पैसा मिला, तो ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। ये आज व्हाट्सएप पर हम देखो, सोशल मीडिया में देखो, वो इतना उनके पास ही खिल गई है। 40% वो कर्नाटक में चला है ना, उसी तरह में यहां भी 40%। अब उसको मालूम भी हो गया 40% है। तो ये रमन सिंह और पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो 2 रुपये टिक वाले जो है ना, वो सब लोग लगे हैं। तो इससे न हम लोग डरने वाले हैं, न परेशान होने वाले हैं। हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने मैंडेट दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता की हम सेवा कर रहे हैं और राजस्व में वृद्धि किए हैं। पिछले सरकारों से लोग कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आता है। किसान को जब लॉकडाउन के समय जब पैसा दिया तब किसानों ने कहा आपके पास इतना पैसा कहां से आता है, पहले भी सरकारें थी। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और वृद्धावस्था पेंशन, मितानिनों के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, नगर सैनिकों के, सबके वेतन में वृद्धि हम लोगों ने की। भूमि श्रमिकों के साथ साथ आप देखिए बेरोजगारी भत्ता भी हमने देना शुरू किया है। तो डायरेक्ट हम लोग पैसा हितग्राहियों के खाते में डाल रहे हैं। पहले जैसे टिफिन, चप्पल, जूता, मोबाइल नहीं खरीदना कमीशन खाने के लिए, वो काम हम लोग नहीं करते थे। रायपुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। मैंने पहले भी बताया था कि ईडी स्थायी रूप से रहेगी। जहां तक शराब आबकारी विभाग के उपक्रमों से भाजपा राज से रमन सिंह बिकवा रहे हैं, शराब से लगभग 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई है। मार्च 2023 तक लगभग 4,000 करोड़ से 6,000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात यह है कि 2017 में शराब बंद थी, इसके अधिकारी हैं, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं, सरोज पांडे को अगर पिक्चर दिखानी है तो रमन सिंह के परिवार को दिखाएं। आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी, और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहां नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहां कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई,
क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी असफल रहे और शर्त मारे ईडी अधिकारियों द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, खाने दे दिए, भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस उसके जो नोट है वो पहले से टाइप्ड होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहां लगे हुए हैं, चल संपत्ति कहां जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसी का काम। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी जमकर हुई। राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए और राज्य सरकार से मांग की गई कि बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों में बदलाव किया जाए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी उमेश घुममुंडे ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार जनता के साथ भूपेश सरकार छलावा कर रही है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात जब आती है तो महज लोगों के फॉर्म को लिया जाता है। पार्टी के युवा मोर्चा आज ईडी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उमेश घुममुंडे, इनसे चर्चा करते हैं। आज आप लोग रोजगार कार्यालय का आप लोग घेराव कर रहे हैं, क्या? देखिए, जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के साथ इस प्रदेश के अंदर में अन्याय हुआ है, लगातार छल हुआ है। एक तरफ तो चुनाव से पहले ये 3000 करोड़ प्रति वर्ष घोषणा करने की बात करते थे, बजट के अंदर में प्रावधान की बात करते थे, और जब युवा मोर्चा ने 24 अगस्त को आंदोलन किया, छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज को बुलंद किया, तो ये दबाव में छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक बार फिर से छलने और ठगने का प्रयास करते हैं और बेरोजगारी भत्ता का केवल चुनावी सुगुफा छोड़ते हैं। देने की नियत इनको है नहीं। और जिस प्रकार से बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर के भी ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक तरफ तो सदन के अंदर में 18 लाख बेरोजगार की बात आती है, वहीं दूसरी तरफ जब बेरोजगारी भत्ता के फॉर्म भराए जाते हैं तो लाखों की संख्या में फॉर्म आते हैं और महज 20% युवाओं को यह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोने का काम किया है। आज तमाम स्तर पर, चाहे रोजगार पाने का विषय हो, बेरोजगारी भत्ता का विषय हो, हर मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवा परेशान हो रहे हैं। बीते 4.5 वर्षों में लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाने का, भटकाने का प्रयास किया गया। सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार करती रही है और चुनाव आते ही बेरोजगारी भत्ता और तमाम तरह के वादों की केवल घोषणा करती है। केवल 250 करोड़ का प्रावधान बजट में इस बात को इंगित करता है कि ये फिर से एक बार अन्याय करने की ओर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुके हैं। इनको छत्तीसगढ़ के युवाओं से कहीं कोई सरोकार नहीं है। ये फिर से चुनाव आता देख के छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने और ठगने का प्रयास कर रहे हैं।
है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ का युवा इनके झांसे में नहीं आने वाला है, इनके धोखे में नहीं आने वाला, इनके फरेब को युवा समझ चुका है और आने वाले 23 के अंदर में इनको सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ का युवा तैयार बैठा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनके अंदर में इस छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति इतनी ही पीड़ा थी तो बीते 4.5 वर्षों के अंदर में इन्होंने रोजगार का जो ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, उस सरकारी रोजगार जो 1 लाख से अधिक नौकरियां खाली थी उसका विज्ञापन क्यों नहीं निकाला? कभी आरक्षण के नाम पे, कभी और किसी चीज के नाम पे राजनीति करके केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। अब युवा इनको कोप भवन में भेजेगा, अंधकार में भेजेगा और इस सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को छत्तीसगढ़ का युवा बेरोजगार आने वाले समय के अंदर में कर देगा। यूपी सरकार कह रही है कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है, 25 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। देखिए, ये इनके वक्तव्य में ही फरेब है, इनके वक्तव्य में ही छलावा है। नेता राहुल गांधी जी और पीएल पुनिया साहब के सामने टीएस सिंहदेव साहब जो घोषणा पत्र समिति के प्रमुख थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम प्रति वर्ष 3,000 करोड़ का प्रावधान करेंगे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए और उसको हम स्टाइफन का नाम देंगे। आज भूपेश बघेल जी किस मुंह से महज 250 करोड़ का प्रावधान करते हैं? इस बात का जवाब मंत्रिमंडल में बैठा हुआ कोई भी मंत्री बता दे। और युवा मंत्री उमेश पटेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ लगातार धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए तमाम लोग आज युवाओं को सीधे तौर पर छलने और ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इसका माकूल जवाब लोकतांत्रिक तरीके से छत्तीसगढ़ का एक एक युवा देने के लिए तैयार बैठा है। और आज हम राजधानी के अंदर में आंदोलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से यह आग उठी है, युवाओं के अंदर की मांग उठी है और पूरे प्रदेश के अंदर में जो युवाओं के अंदर में आक्रोश है वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय के अंदर में ये पंजा छाप वाली सरकार के विदाई का दिन आ गया है और ये पंजा छाप वाली सरकार जाने वाली है। हम अभी चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता उमेश मंगोड़े से, उन्होंने एक साफ तौर से कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है, कहा है कि रोजगार को लेकर जो है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो है सरकार जो युवाओं के साथ धोखा कर रही है, उनको जो 2500 रुपया जो पैसा दे रही है उसमें भी छलावा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रोजगार कार्यालय का जो घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर भी लगाई गई है और यहाँ पर जो पीछे जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी घेराव कर रही है और वहाँ पर ताले लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन रवि के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्या न्यूज, रायपुर। मुंबई में 15 जून से शुरू हो रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में मध्य प्रदेश के विधायक भी शामिल होंगे। इस दौरान संसदीय कार्य से संबंधित अलग अलग विषयों पर 3 दिनों तक गहन विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस विधायक सम्मेलन में देश भर के लगभग 4,300 विधायकों को आमंत्रण दिया गया है। वहीं इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा, कृष्ण गौर, विधानसभा के प्रमुख सचिव एमपी सिंह और पुणे स्थित एमआईटी एसओजी के वरिष्ठ पदाधिकारी राहुल वी कराड़ भी मौजूद थे। 15 जून से 17 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 1800 विधायकों की सहमति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के लगभग 100 विधायक इसमें शामिल हैं। चुरिया की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव घर में स्नान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसे नहाने भी नहीं दिया और जैसे ही नगर में मामला आग की तरह फैला, सारे पार्षद थाने में एकत्र होने लगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रकाश यादव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी, कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री विपिन यादव थाने के सामने धरने पर ही बैठ गए, क्योंकि कांग्रेसी नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के नेता सहित सभी दल के लोग इस मामले का विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला नगर पंचायत में आए अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा बताया जा रहा है। मनोज यादव को थाने में बैठने से नगर में राजनीति सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ गई हैं।
मेरे को अभी थोड़ी देर पहले जानकारी हुई कि हमारे नगर पंचायत के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं उनको पुलिस द्वारा यहाँ से उनके यहाँ बुलवा के उनको उठवाया गया है और ये जानकारी मेरे को थोड़ा फोन के माध्यम से मिली और अभी मैं तुरंत यहाँ आया। अभी ये जो हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि अभी वो हमारे नगर पंचायत से अभी अब कांग्रेस के समर्थित वो ये है और उनके खिलाफ फिलहाल कोई ऐसा ये भी नहीं कि कोई गलत कार्य में लिप्त पाए गए हैं, तो ये उठाना तो ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कि अविश्वास प्रस्ताव का मामला ये नगर पंचायत का ये अपना अलग मामला है और संगठन का इसमें फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें कुछ निर्दलीय एक आपके पार्षद और कांग्रेस के भी हमारे 3 पार्षद उसमें गए हुए हैं और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर साहब को दिया है और कलेक्टर साहब ने अभी इसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित नहीं की है। क्योंकि ये मामला अविश्वास प्रस्ताव का है, मुझे जो नजर आता है ये किसी एक व्यक्ति के लिए 11 लोगों पर पूरे गांव को परेशान किया जा रहा है। लगभग 20 दिन से यह मामला सुनने में आ रहा है कि विश्वास प्रस्ताव आ चुका है, क्योंकि हमारी पार्टी के कोई पार्षद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर गांव का एक व्यक्ति जिसे जो निर्दोष है उसे बेवजह पुलिस द्वारा उठा लिया गया है। जब मुझे पता चला फोन के माध्यम से तो मैं आया कि भाई मामला क्या हो गया, क्योंकि हम लोग समाज से और गांव के हिसाब से भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से परिचित हैं और ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो सीधा मामला स्पष्ट दिख रहा है कि इनने जो नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है और उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इनने जो आवाज उठाई है उसको दबाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जब तक वो अविश्वास प्रस्ताव में दस्तखत नहीं किया था तब तक वो सबसे ईमानदार और कर्मठ आदमी था और जिस दिन से उसने अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में दस्तखत किया है उसी दिन से उसको ये जुआड़ी और सटोरिया बता करके पुलिस वाले उठा करके लाए हैं और क्योंकि वो हमारे कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ सदस्य है और उपाध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी का, तो हम इसके विरोध स्वरूप यहाँ पर आए हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई जी इनको आप छोड़िए, ये निरपराध व्यक्ति है, विकलांग है और उसको आप नहाते समय उठा के लाए, तो अमानवीय कृत्य है, तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सारे लोग अगर इनको नहीं छोड़ा जाएगा तो वृहद रूप से इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और ये राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्य कर रही है, वो स्वीकार कर रहे हैं। राजू द्रोणावत हत्याकांड के फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान वो भागने की कोशिश में गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस से आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बता दें कि हाल ही में शहर के व्यवस्थम फ्रीगंज के डॉक्टर मुंगी चौराहे पर 2 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े राजू द्रोणावत नामक युवक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी घेराबंदी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मामले पर नगर थाना प्रभारी मनीष लूधा ने बताया कि अभी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू गुर्जर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फ्रीगंज में एक गोलीकांड हुआ था जिसमें जो आरोपी चालक था जिसके द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, उसकी सूचना आज प्राप्त हुई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे छुपा हुआ है। तो पुलिस की टीम मुस्तैदी से गई, पुलिस को देख के भागने लगा। भागते भागते जो एक खाली तालाब है, काफी गहरा तालाब है, उसमें गिर गया। तो उसके हाथ में और पैर में चोट आई है, जिसको जिला चिकित्सालय उज्जैन उपचार के लिए लाए हैं और अब इससे गिरफ्तारी करके पूछताछ की जाएगी। उसकी अभी लोकेशन नहीं मिल पाई है, तो उसके संबंध में भी इससे पूछताछ की जाएगी, कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ पे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की लाश रेलवे पटरी पर मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक एक लड़की को लेकर पिछले दिनों लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले एक नाबालिग लड़के की लाश क्षेत्र के रेलवे पटरी से बरामद की गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल मृतक पिछले दिनों लापता हुआ था, तब क्षेत्र की ही एक नाबालिग के परिजनों ने संदेह के आधार पर मृतक का नाम लिखवाया था, जिसके बाद दोनों मिल गए थे। इसमें लड़की की रिपोर्ट पर मामला भी दर्ज हुआ था और कल रात लड़के की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है।
एक नाबालिग लड़की गुमशुदा हुई थी, जिस पर 363 कायम किया गया था। उसी के साथ एक लड़का भी गुमशुदा हुआ था, उसकी परिजन की रिपोर्ट पर भी 363 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। आज लड़की को दस्तयाब किया गया था। लड़की ने उस लड़के पर आरोप लगाया था कि उसको बहला फुसला कर ले गया और दुष्कर्म वगैरह किया है, इस पर धारा 376 प्रकरण में बढ़ाई गई थी। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि आरोपित लड़का रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर कटा हुआ है। गार्ड की सूचना पर मर्ग कायम किया गया है और हम जांच कर रहे हैं। अभी गाड़ी रुकी थी ट्रेन, मैं गया गेटमैन से पूछा क्या हुआ। गेटमैन ने बोला कि कोई लड़का गड़ गया। तो मैं भाग के गया दौड़ के, तो मैंने देखा कि मेरा भांजा ही था। मेरे भांजे को मैंने देखा, मैं चक्कर आ गया, मैं गिर गया था। तो मैंने देखा, फिर तो मैंने उसके देखा सही साथ उसके पैर बंधे थे, उसको घीस के लाए, उसको मारा, उसको गर्दन कटी हुई है उसकी। तो उसके पास मैं आ गया था। क्या लगता है भैया? मेरे को ऐसा ही लगता है किसी ने मर्डर किया है। मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेश पर पूरे प्रदेश में बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी के चलते उज्जैन में भी आज पुलिस गुंडों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी है और सूचीबद्ध बदमाशों के घर के आगे ढोल बजाकर और मुनादी कराकर अपराध छोड़ने की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस ने लिस्टेड गुंडों के मकानों की नगर निगम की टीम से नफ्ती भी करवाई है। वहीं 4 दिन पहले फ्रीगंज में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी जितेंद्र गुज्जर के मकान पर बुलडोजर चलाकर 2 मकान भी यहां तोड़ दिए गए। इस दौरान मौके पर पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस का यह एक्शन देखकर लोग बेहद हैरान हैं। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी। जैसा कि विदित है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश के पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में गुंडा माफियाओं के खिलाफ निरंतर अभियान चले जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज उज्जैन पुलिस द्वारा शहर के चिन्हित किए गए बड़े बड़े जो गुंडे हैं, चिन्हित गुंडे हैं जिनने ज्यादा अपराध करके रखे और जो निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उनके खिलाफ आज अभियान में जो शातिर अपराधी उनके मकानों को चिन्हित किया गया और नगर निगम और प्रशासन की टीम के साथ में उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण जो है उनके अवैध अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही साथ जितने भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं जिनके अपराध है और जो लगातार शहर में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उनके घरों पर भी नगर निगम की टीम द्वारा नापने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ मुनादी के द्वारा उनको बताया गया है कि अगर उन्होंने अपने आपराधिक कृत्य नहीं छोड़े तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहे। यदि अपराधी अपने आपराधिक कृत्यों को फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। के विरोध